गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप सोनी, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पाठ्यक्रम अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आज ही अपने चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक चालू करने से पहले आप अपने स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हैं। फ़ोटो देखते ही आप पहचान गए होंगे कि इसकी फ़ोटो है। जी हाँ, सही पहचाना। ये चित्र हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ा था और उसमें एक पॉइंट जोड़ा था और ये वादा करा था कि दूसरा वीडियो में मैं आपको उस पॉइंट को डिटेल से बताऊंगा। आज हम उसी पॉइंट को पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले हम उन पॉइंटों को समझते हैं और फिर डिटेल से आगे हम उसका अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला बिंदु है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांट रखा है, एकमेव और समवर्ती। इसको हम प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी चार भागों में बांट रखा है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। इससे संबंधित चौथा महत्वपूर्ण बिंदु परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। हमारा अगला बिंदु रहेगा अभिलेख न्यायालय। इससे अगला बिंदु हमारा रहेगा मौलिक अधिकारों का रक्षक, जिसमें हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक क्यों कहा जाता है। और हमारा अंतिम बिंदु रहेगा संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अब इन पॉइंटों को हम डिटेल से समझते हैं। हमारा पहला बिंदु था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे कि आप जानते हो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांट रखा है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत ऐसे विवाद हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है और इसमें निम्नलिखित विवाद आते हैं। पहला, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य विवाद। दूसरा, राज्य सरकार व राज्य सरकार के मध्य विवाद, अर्थात भारत सरकार या राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद होता है या विभिन्न राज्यों सरकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो वह केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद पैदा होता है तो वह भी सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है। इसका दूसरा भाग था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का हमारा अर्थ है कि ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों में हो सकती है वो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत संविधान में, जैसे कि संविधान में प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित विवाद को उच्चतम या उच्च न्यायालय में से किसी में भी सुना जा सकता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझने से पूर्व हमें भारत की न्यायिक व्यवस्था को समझना होगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था को तीन भागों में बांट रखा है। त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय आता है, उससे ऊपर उच्च न्यायालय आता है और सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय आता है। जिला न्यायालय हर जिले में होता है, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और उच्चतम न्यायालय देश का एक न्यायालय है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अपील कहाँ की जाती है? जब अधीनस्थ न्यायालय या छोटा न्यायालय कोई निर्णय देता है और व्यक्ति उस निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो बड़े न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपीलीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। जैसा कि अभी आपको बताया है कि भारत का एक न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, इसलिए इसको भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है। पहला, संवैधानिक विवाद। दूसरा, दीवानी विवाद। तीसरा, फौजदारी विवाद और चौथा, विशिष्ट विवाद। इन सारे विवादों के बारे में एक एक से
एक एक पॉइंट से हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला हमारा था संवैधानिक विवाद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका संबंध संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 132 संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि कोई विवाद संविधान या कानून की व्याख्या से संबंधित है तो ऐसे विवादों में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अर्थात कोई केस उच्च न्यायालय में चल रहा है और उस केस में यह प्रमाणित हो जाता है कि ये केस संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान के कानून से के विवाद से जुड़ा हुआ है, तो उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा हमारा था दीवानी विवाद। दीवानी विवाद को समझने से पहले हम ये समझेंगे दीवानी विवाद होते क्या हैं। तो दीवानी मामले वह होते हैं जो पद या संपत्ति से संबंधित होते हैं। अर्थात ऐसे मामले जिसका संबंध पद या संपत्ति से, वो दीवानी मामले में आते हैं। दीवानी मामले में दो व्यवस्था थी, एक 1973 से पूर्व और एक 1973 के बाद। 1973 से पूर्व यानी कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में केवल उन्हीं मामलों की अपील सुनी जाती थी जिनमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक होती थी। लेकिन इसको सन 1973 में 30वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। अब जो 20,000 रुपये की जो राशि थी उसको हटा लिया गया, उस सीमा को हटा लिया गया है। अब सभी दीवानी मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हमारा जो तीसरा जो पॉइंट था इसमें फौजदारी विवाद। फौजदारी विवाद को समझने से पूर्व हमें इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। फौजदारी विवाद के अंतर्गत सभी आपराधिक मामले आते हैं, जैसे हत्या, डकैती आदि मामले। निम्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 3 कैटेगरी इसमें दे रखी है। पहला है यदि अधीनस्थ न्यायालय किसी विवाद में अभियुक्त को अपराध मुक्त कर देता है और उच्च न्यायालय उसी अभियुक्त को मृत्युदंड दे देता है, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसको समझिए कि जिला न्यायालय में कोई केस चल रहा है और जिला न्यायालय ने उस व्यक्ति को, उस अपराधी को अपराध मुक्त कर दिया। अब उसके खिलाफ दूसरी पार्टी ने उच्च न्यायालय में अपील करी। उच्च न्यायालय ने उस केस को सुना और अंतिम निर्णय दिया कि अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। तो ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने यहाँ सुनवाई के लिए मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे। अर्थात कोई केस जिला न्यायालय में चल रहा है, जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय ने वो केस को अपने यहाँ मंगा लिया, उसकी सुनवाई करी और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया। ऐसे मामले भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए सुने जा सकते हैं। तीसरा, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। ये तीनों कैटेगरी के कोई फौजदारी विवाद है तो उनको सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। हमारा जो अगला पॉइंट था वो है विशिष्ट विवाद। विशिष्ट विवाद कौन से होते हैं? कुछ ऐसे मामले होते हैं जो संवैधानिक, दीवानी व फौजदारी मामलों के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक होता है, वे सभी विशिष्ट विवादों की श्रेणी में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील को सुन सकता है। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वो था अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 136 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील करने की अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय की इस शक्ति पर कोई भी संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। अभी हमने पूर्व के पॉइंट में दीवानी मामले पढ़े, फौजदारी मामले पढ़े, वहाँ कहीं ना कुछ शर्त दे रखी हैं, लेकिन अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि भारत के अधीन आने वाले, भारत सीमा के अधीन आने वाले किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर। हमारा अगला पॉइंट है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, इसको समझने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। ये चित्र देखकर आप समझ गए होंगे ये किसका चित्र है। बिल्कुल आप सही समझे, ये हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का चित्र है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी राष्ट्रपति पद से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि सार्वजनिक महत्व का कोई विषय
विधि या कानूनी तथ्य से जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। परामर्श को मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा विवाद आता है जो सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ है और वह विवाद कानून या विधि के तथ्य से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, कानूनी सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर कानूनी सलाह देनी पड़ती है। सलाह मांगने के बाद राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को माने या नहीं माने। हमारा अगला पॉइंट रहेगा अभिलेख न्यायालय। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें से अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। यह अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 129 के से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। पहला, इस न्यायालय द्वारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, वे इनकी प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह यह, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। इन दो पॉइंटों के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय बता सकते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट था मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है। वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करता है। यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, अधिकार प्रक्षा। और पांचवा, उत्प्रेषण। हमारा अगला पॉइंट इससे संबंधित था संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ये हमने अमेरिका के संविधान से ली और अनुच्छेद 131 और 132 संविधान का इससे संबंधित है। जैसा कि आप जानते हो कि सरकार के 2 प्रकार होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसी प्रकार से एक संघीय व्यवस्थापिका होती है और एक राज्य व्यवस्थापिका होती है। संघीय व्यवस्थापिका देश के लिए कानून का निर्माण करती है और राज्य व्यवस्थापिका राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसी से जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान निर्माताओं को ये विशेष ध्यान था कि यदि संसद में या राज्य विधानमंडल में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत या आवश्यकता से कहें संपूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो अपनी मनमर्जी के कानून बना सकती है। तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान किया गया, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत संघीय संसद द्वारा बनाए गए विधियों की वैधानिकता की जांच की जाती है और यदि कोई कानून संविधान के विपरीत होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर देता है। अर्थात संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विपरीत होता है तो संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की वैधानिकता की जाँच करता है और यदि वह कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है, संविधान की मूल भावना के विपरीत पाया जाता है, तो चाहे वह बहुमत से ही पास किया गया कानून क्यों ना हो, पूर्ण बहुमत से पास किया गया कानून क्यों ना हो, उसे सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर देता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 132 भी यही है, लेकिन ये राज्य विधानमंडल से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की वैधानिकता की जांच की जाती है और यदि कोई कानून संविधान के विपरीत होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर देता है। इसी को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा गया है और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। आपके अपने चैनल से जुड़ने व वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।